ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के थ्योरी को। ठीक है, ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है ये काम कैसे करता है, अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां क्लिक करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग क्विकली किसी भी चैप्टर के थ्योरी, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, इन सबको रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। अब थ्योरी रिवाइज करने के बाद ये जो चैप्टर का रिवीजन है वो तभी खत्म होगा जब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें, जिसके लिए क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस अपना यूट्यूब का ही सीरीज है, उसका भी लिंक अपने को आई बटन में ही मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के जब हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे तब जाकर के अपना चैप्टर का रिवीजन खत्म होगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर सबसे पहला सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज इसमें मेजर रोल प्ले करता है वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है एंगुलर पोजीशन। जैसे अपना लीनियर से रिलेट करने का कोशिश करो, काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़े थे उसमें पोजीशन पढ़े थे। पोजीशन क्या होता था, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन। तो इसमें भी किसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में सेंटर से अगर हम पार्टिकल के पोजीशन को ज्वाइन कर दें तो एक रेडियस वेक्टर बनेगा, और ये रेफरेंस लाइन के साथ उस रेडियस वेक्टर का जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, एंगल के साथ एंगल का पोजीशन क्या है। तो अगर रेडियस और एंगुलर पोजीशन हमको पता चल जाए तो हम लोग पार्टिकल को स्पेसिफिकली लोकेट कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है अभी इस इंस्टेंट पर कहां पर है। ठीक है, और वही तो मेरा काम होता है ना, पोजीशन से। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन में जो चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इनिशियल पोजीशन यहां था और फाइनल पोजीशन कहीं मान लेते हैं यहां हो गया। ठीक है, तो अब जो पोजीशन में चेंज हुआ ये वाला जो एंगल है डेल्टा थीटा जो यहां पर दिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब ये ध्यान देना है कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग वेक्टर की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना उसको हम लोग वेक्टर नहीं कंसीडर कर सकते हैं। और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो इसमें अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब इसके परपेंडिकुलर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, किसका, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लार्ज एंगल को हम लोग वेक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको अगर समझाया जाए तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लार्ज मतलब 90 डिग्री के आसपास मान लो ये लार्ज हो गया। ठीक है, तो मान लो कि हम हाथ को इस पोजीशन से शुरू करते हैं। ठीक है, इस पोजीशन से शुरू करते हैं, ये अपना जेड एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट पहले मान लो कि 90 डिग्री घुमाते हैं हाथ को, किधर, जेड एक्सिस के अबाउट ऊपर से देखने पर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे घुमा लिया हाथ को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहां पर जेड एक्सिस है, इधर वाई था, इधर एक्स था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज फिर से हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं। ठीक है, तो अब मेरा हाथ यहाँ कुछ इस पोजीशन में, ये दिख रहा है ना हाथ। ठीक है, एक बार इसी चीज को हम लोग पहले एक्स के अबाउट घुमा लेते हैं 90 डिग्री, फिर हम लोग जेड के अबाउट घुमाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस था, ऐसे ही हाथ को शुरू किए थे और ऐसे एंड हुए थे। तो पहले एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमा लेते हैं, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे, ये हो गया 90 डिग्री घुमा ना, देखो। ठीक है, और अब जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये क्या दोनों केस में हाथ का पोजीशन सेम आया था, नहीं आया ना, वही चीज यहां पर लिखे, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। पहले डेल्टा थीटा 1 कर लिया, फिर डेल्टा थीटा 2 अगर करके फिर दोनों को जोड़ेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 के। अगर लार्ज एंगल है तब, अगर स्मॉल एंगल है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये वेक्टर साइन के साथ अगर हम लोग वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो जो भी हम लोग करें वो कहानी
सही होगा, पहले डी थीटा 1 लिखें या पहले डी थीटा 2 लिखें, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम चीज यहां पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पर बताएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और यही एवरेज बताना है तो ओमेगा एवरेज हो जाएगा वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, पूरे टाइम के दौरान जो डेल्टा थीटा हुआ होगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये एवरेज जो है ये एंगुलर वेलोसिटी एवरेज हो गया, ओमेगा एवरेज, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो है ये किसी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इसी में अपने पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या दिख रहा है, देखो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन हम लोग फिर से कैसे डिफाइन करेंगे, तो ओमेगा का डायरेक्शन जो डी थीटा का डायरेक्शन होगा वही ना होगा, और डी थीटा हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, राइट हैंड को कर्ल किए along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या along द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, ठीक है, along द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन, वो भी बोल सकते हैं। तो उसके डायरेक्शन में अगर हम लोग राइट हैंड को कर्ल किए तो जो स्ट्रेच्ड थंब देगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा। जैसे अगर कोई सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस बोर्ड के प्लेन में मान लो, तो अब एंगुलर वेलोसिटी किधर हो जाएगा, बाहर। अगर यही सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होने लगे तो एंगुलर वेलोसिटी किधर हो जाएगा, बोर्ड के अंदर, परपेंडिकुलर होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है टी वो क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगल सर्कमस्क्राइब्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम जो हो जाएगा वो एंगल सर्कमस्क्राइब्ड अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम पीरियड क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा का पूरा एक सर्कुलर मोशन का एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना एंगल ट्रांसफर्स करेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। तो ये अपना टाइम पीरियड हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग जानते हैं 1 ओवर टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में पार्टिकल कितना सर्कल घूमेगा, कितना रोटेशंस करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड जो कि यहां से दिखेगा ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये कहानी हो गया अपना एंगुलर वेलोसिटी का। ऐसे ही एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसी में अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा यानी कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, जो भी टाइम पीरियड के दौरान वो ओमेगा चेंज हुआ होगा वो, ठीक है। अब जैसे अगर इसका डायरेक्शन देखना है तो मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ऐसा मान लो इस प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ऊपर से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऊपर से देखने पर पार्टिकल का जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ये सर्कल है और पार्टिकल का मोशन जो ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसा जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। अब अगर ऐसा है और ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, सबसे पहले तो वो देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, और ओमेगा बढ़ रहा है यानी कि इनिशियल ओमेगा से बड़ा फाइनल ओमेगा होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो एक वेक्टर ऊपर छोटा और एक बड़ा, और बड़े में से छोटे को घटाना, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर ही तो आएगा, ठीक है। तो अल्फा का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, ऊपर के साइड ही हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही एक और अगर हम एग्जांपल ले, इसको खुद से सोचो, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है और ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज है, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या हो, खुद से सोच सकते हो। अब देखो इसमें ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर हम लोग ओमेगा क्लॉकवाइज यानी कि ऐसा, तो ओमेगा का डायरेक्शन है नीचे और वो घट रहा है, ठीक है। तो फाइनल ओमेगा जो है वो छोटा है इनिशियल ओमेगा से, सिंपली समझो इनिशियल नीचे बड़ा है और उससे थोड़ा सा छोटा फाइनल है, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगा, फाइनल छोटा माइनस इनिशियल बड़ा,
तो माइनस इनिशियल यानी कि ऊपर कर देते हैं, बड़ा है वेक्टर एक, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर के साइड ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी अल्फा जो होगा वो किधर होगा, ऊपर के साइड ही होगा, ठीक है। तो अल्फा का डायरेक्शन हम लोग पहले ओमेगा देख लेंगे, ओमेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे कि अल्फा का डायरेक्शन घट रहा है, अल्फा का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, नीचे है, किधर है, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलर मोशन हो रहा हो, ठीक है, जैसे काइनेमेटिक्स याद करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर मोशन हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर था, तो उसमें हम लोग dv बाई डी टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन लिखे थे। सिमिलरली यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो वहां से फिर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जैसा इक्वेशन है। फिर वैसे ही s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा, s की जगह पर यहाँ क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। और फिर वैसे ही फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तीन इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन यूज करना है, जैसे अगर इनिशियल ओमेगा ऊपर है और अल्फा मान लो नीचे है, तो ऊपर को अगर पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा को क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा, जैसे वहां पर हम लोग करते थे, सेम टाइप का कहानी यहां पर भी करना रहता है, ठीक है। अब अगर वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, और वेरिएबल अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और यहां से इंटीग्रेशन टेक्निक्स का यूज करके हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा आ जाएगा तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, इसको हम लोग ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ये डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी को डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता था, ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, जैसे वहां पर लिखते थे एक्सेलरेशन को लिखते थे v dv बाई डी एस, सिमिलर कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और इसी को अल्फा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो अपने पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अगर कांस्टेंट अल्फा है तब तो अल्फा को हम लोग इक्वेशन के इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग ये तीनों यूज कर सकते हैं, वेरिएबल रहेगा तो अपने को इंटीग्रेशन का यूज करके फिर से निकालना पड़ेगा कि क्या अपना ओमेगा होगा, क्या अपना थीटा होगा, कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। अब अगर लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेट करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि पार्टिकल जो है वो लेट इट बी थीटा एंगल घूम गया, ठीक है, थीटा एंगल घूम गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर्क लेंथ जितना होगा ना, ठीक है। और आर्क लेंथ को हम लोग रेडियस इंटू थीटा लिखते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ये क्या, वो डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। ऐसे ही लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में अगर रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा, लीनियर स्पीड आ जाएगा, और लीनियर स्पीड ds बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के लिए, अगर r कांस्टेंट है तो r इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। और अगर वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, ठीक है, तो स्पीड में बस डायरेक्शन लगाना, मतलब r ओमेगा में बस डायरेक्शन लगाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस r। कैसे, देखो ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ किधर, देखो अगर ऐसा सर्कुलर मोशन है, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर है, आर इधर है, किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ है, मान लो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा है, किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ है, तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, अंदर के साइड होगा, और ओमेगा ऊपर है, आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन देखो किधर होगा, इधर ही तो आ रहा है अंदर, तो ओमेगा क्रॉस आर जो है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ओमेगा क्रॉस आर आसानी से लिख सकते हैं, आर जहां पर क्या है, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पार्टिकल, सेंटर से पार्टिकल जहां पर भी है उसको जो रेडियस वेक्टर ज्वाइन कर रहा है वो क्या है,
आर वेक्टर है, ठीक है। अब टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर रिलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीड क्या है ये बाद में भी समझाएंगे, अभी अगर इस पर उतना क्लैरिटी नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आखिर क्या चीज़ है तो आगे भी आएगा वो चीज़, ठीक है, उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड क्या था? आर ओमेगा। आर ओमेगा का रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट बाहर खींच लिया, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वो क्या हो जाएगा? आर अल्फा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो अल्फा क्रॉस आर भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर था, ठीक है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी तो उसको हम लोग अल्फा क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने को ध्यान में रखना है कि डी वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डी वी बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, अलग अलग एंटिटी है ये दोनों। डी वी का मैग्नीट्यूड, डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या है? ये नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। तो ये दोनों का सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। कैसे देखो, इसको समझ भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या v का मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। स्पीड तो सेम ही रहने वाला क्योंकि ओमेगा सेम है, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या वेलोसिटी बदल रहा है? तो हाँ, वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। पहले वेलोसिटी इधर है, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, तो वेलोसिटी बदल रहा है। तो dv बाई डी टी का मैग्नीट्यूड जब वो जीरो नहीं है, लेकिन ये क्या है? जीरो है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में लिखना हो, निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखो, मान लो कि पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट पर यहां पर है, ठीक है, तो अपने को इतना तो समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा। पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हम लोग रेडियस वेक्टर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, ऑरिजिन हम लोग सेंटर पर मान लिया, तो जो पोजीशन है वो अलोंग रेडियस है, ठीक है। तो जो भी चीज है वो अलोंग रेडियस या अलोंग टेंजेंट दिख रहा है, तो हम लोग इसको रेडियस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख ले तो अपना हो सकता है कि काम कुछ आसान हो जाए आगे चल के, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रेडियस और टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। एक्स एक्सिस हम लोग इधर माने, वाई एक्सिस हम लोग इधर माने। अब 1 का कॉस थीटा एक्स के डायरेक्शन में, तो 1 कॉस थीटा आई कैप, और 1 का साइन थीटा वाई के डायरेक्शन में, तो 1 साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और टेंजेंट में देखो 1 कॉस थीटा किधर? जे के डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा जे कैप, और 1 साइन थीटा आई के अपोजिट, एक्स के अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तो डी आर बाई डी थीटा जो है, डी आर बाई डी थीटा अगर यहां से करना हो तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये क्या टी कैप दिख रहा है? तो डी आर बाई डी थीटा जो है वो टी कैप होता है, और डी टी बाई डी थीटा अगर करना है तो माइनस साइन थीटा आई कैप का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो माइनस अगर कॉमन ले ले तो माइनस ऑफ आर कैप दिख रहा है, तो डी टी बाई डी थीटा जो वो क्या होगा? माइनस आर कैप होता है, ठीक है। और ये क्यों किया? क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट इसको बाद में करने का जरूरत पड़ेगा ही, तो उसको हम पहले ही करके दिखा दिया, हमको पता है कि पड़ेगा, तुमको जब पड़ेगा तब इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर आर वेक्टर लिखना हो तो आर वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल इनटू आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। और अगर यहीं पर डी आर बाई डी टी करना हो, डी आर बाई डी टी क्या देगा अपने को? वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर निकालना है तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी यानी कि आर तो चेंज हो नहीं रहा,
मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा, तो आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। और डी आर कैप बाई डी टी अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं ना, डी आर कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं पता है डिफरेंशिएशन एक बार देख लो, ठीक है। तो डी आर कैप बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, टी कैप, ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आर ओमेगा टी कैप, ये अपना क्या आ गया, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम लोग वैसे भी जान रहे हैं, आर ओमेगा होता है स्पीड आर ओमेगा, और वेलोसिटी किधर होगा, अलोंग टेंजेंट के डायरेक्शन में, और वही अपने को दिख भी रहा है, आर ओमेगा मैग्नीट्यूड अलोंग टेंजेंट, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी क्या होगा, देखो आर तो यहां से कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, ओमेगा बदल सकता है और टी कैप बदल रहा है, ठीक है। तो ओमेगा बदल सकता है और टी कैप अगर बदल रहा है तो यहां से देखो आर इंटू डी ओमेगा टी कैप बाई डी टी, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों बदल सकता है। तो दोनों अगर बदल सकता है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो एक बारी हम लोग टी कैप को कांस्टेंट छोड़ दिया, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर लिया, और फिर एक बार हम लोग ओमेगा को कांस्टेंट छोड़ दिया और टी कैप को डिफरेंशिएट कर लिया। तो टी कैप को डिफरेंशिएट डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, टी कैप को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा को किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग कर लिया, ठीक है, चेन रूल यहां पर लगा लिया। तो अब यहां से देखो आर इंटू ये क्या है, अल्फा टी कैप, तो आर इंटू अल्फा इंटू टी कैप, और फिर डी टी बाई डी थीटा क्या होता है, माइनस आर होता है। तो ये हो जाएगा देखो ओमेगा, और ये भी ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर और माइनस आर कैप, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप। ये अपने पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो इसका दो कंपोनेंट है, यहां पर दिख रहा है, एक टी कैप के लॉन्ग, एक माइनस आर कैप के लॉन्ग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, जो टी कैप के लॉन्ग है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि अभी जस्ट बता रहे थे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर इंटू अल्फा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा क्रॉस आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा किधर होगा, अलोंग टेंजेंट, और ये जो है ये रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर। ये देखो आर कैप इधर है तो आर कैप के अपोजिट है, क्योंकि माइनस आर कैप है ना, तो आर कैप के अपोजिट है, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर जो एक्सेलरेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, या रेडियल एक्सेलरेशन, इसको ए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए आर या ए सी से डिनोट करते हैं इसको। तो ए टी प्लस ए आर ये अपने को देगा नेट एक्सेलरेशन ए। और अगर यहां पर देखा जाए तो देखो नेट एक्सेलरेशन जो है यहां पर देखो ए टी एक इधर एक ए आर हो गया टुवर्ड्स सेंटर, और एक ए टी हो गया, और इन्हीं दोनों, ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन्हीं दोनों का अगर वेक्टर समेशन कर देंगे तो अपने को ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 तो जीरो होने वाला है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड जो लिखना है वो अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसका डायरेक्शन बताना है तो रेडियस वेक्टर से नहीं एक्चुअली माइनस आर कैप से, ठीक है। अगर ये एंगल बीटा बना रहा है, अगर रेडियल एक्सेलरेशन से एंगल बीटा बना रहा है तो हम लोग tan बीटा भी आराम से लिख सकते हैं। अगर ए टी और ए आर पता है तो tan बीटा को हम लोग ए टी बाई ए आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, और उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ये चीज अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है किसी एक पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल p है, ये कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट ये रेडियस वेक्टर r है, और अपने को अब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में जैसा चल रहा है उस हिसाब से। तो अगर ये रेडियस वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है वही ना टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ओमेगा इंटू आर इक्वल्स टू वो वाला वेलोसिटी लिखते हैं। तो ओमेगा हो जाएगा जो आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है, एक आर के अलोंग एक आर के परपेंडिकुलर।
तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है डिवाइडेड बाई अगर आर कर दें तो वही ना ओमेगा आ जाएगा, आर इंटू ओमेगा वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर, यही क्या हो जाएगा अपना ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल सकते हैं। बस ध्यान देना है कि ये जो v है, ये v इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी हो सकता है कि ये पॉइंट रेस्ट में हो सकता है कि ये पॉइंट चल रहा हो, तो इसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये सारा जो कहानी बताएं इतना, ये अपना हो काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हम लोग फोर्स का बिना एनालिसिस किए हुए उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो सबको हम लोग लगाना सीखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायनामिक्स सीखेंगे। पहले ये सारा जितना कहानी बताए हैं इसको पहले नोट कर लो पॉज करके। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स कैसा होगा, मतलब इसमें फोर्सेस कैसा लगेगा, उस फोर्स के चलते एक्सेलरेशन कौन कौन सा होगा। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग देख चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर कोई सर्कुलर मोशन है जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, तो दो फोर्स चाहिए होगा, मतलब फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, या तो वो सेम फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है या दो अलग अलग फोर्सेज हो सकता है। क्या होता है समझाते हैं बाद में। ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो कि हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको ओमेगा को हम लोग वी बाई आर भी तो लिख सकते हैं, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिखा जा सकता है। और एक साथ ही साथ टेंजेंशियल फोर्स होगा जिसको हम लोग एम आर अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो फोर्स लगे, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि अल्फा जीरो हो गया, अल्फा जीरो यानी कि टेंजेंशियल फोर्स गया, तो बचेगा केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल और केवल एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, जो कि कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसी भी फॉर्म का हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर कोई कार जो है, कार एक सर्कुलर रोड पर टर्न कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर हम रस्सी में एक स्टोन बांध करके घुमा रहे हैं तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन दे रहा है। ठीक है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कि बताएं ये एक ही फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, या फिर ये दो अलग अलग फोर्सेस ही हो सकता है। कैसे समझाते हैं, देखो एक ही फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि एक कार है, ठीक है, एक सर्कुलर टर्न पर घूम रहा है और साथ ही साथ वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो कार पर फोर्स लगाने वाला कौन है, ग्राउंड का फ्रिक्शन ही तो है, और एक्सेलरेट भी कर रहा है मतलब स्पीड भी बढ़ रहा है, मतलब कि टेंजेंशियल फोर्स भी है। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड अगर बढ़ रहा है तो यानी कि टेंजेंशियल फोर्स भी है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, चूंकि ये टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स जो है वो फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट है। फ्रिक्शन कुछ ऐसा होगा कि एक सेंट्रीपिटल का फोर्स देगा और एक साथ ही साथ टेंजेंशियल फोर्स भी वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो है सेम फोर्स का एक दो कंपोनेंट है, या फिर ये अलग अलग फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, कैसे अलग अलग फोर्स हो सकता है, जैसे मान लो कि अपने पास एक सैटेलाइट है, घूम रहा है अर्थ के ऑर्बिट में। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किए और अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्बिट में पहुंचा करके उसके वेलोसिटी को इतना देना होता है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहे। कम रहेगा तो अर्थ की तरफ चलाएगा, ज्यादा रहेगा तो उसका रेडियस और इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपने को वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो वेलोसिटी को बढ़ाना है तो रॉकेट का एक थ्रस्ट लग रहा होगा, ठीक है, जो कि उसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा। और गोल घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है मान लो, ठीक है, इसमें हम क्या किए, एक दिवाली वाला जो रॉकेट है
उसको आग लगा करके छोड़ दिए, तो अब ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा, जब तक उसका फ्यूल जलेगा नहीं तब तक उसका स्पीड बढ़ते रहेगा, ठीक है, बढ़ने का टेंडेंसी रहेगा। तो अगर उसका स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे, तो स्पीड बढ़ाने वाला कौन? तो फ्यूल जो थ्रस्ट दे रहा है वो स्पीड बढ़ा रहा है। और इसको सर्कल में घुमाने वाला कौन? तो सर्कल में घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो सिलेंडर का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स है वो दो अलग अलग फोर्स है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दोनों सेम फोर्स का ही अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर स्यूडो फोर्सेस का बात किया जाए, सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्सेस कैसा लगेगा, ठीक है। जैसे अपने पास जो भी ट्रांसलेटरी फ्रेम होता था उसमें दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे ही रोटेटरी फ्रेम्स में भी क्या अपने को स्यूडो फोर्स लगाने का जरूरत है या नहीं है, वही हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक टेबल है जो ऐसा घूम सकता है, टर्न टेबल टाइप का एक टेबल है, ठीक है। और उस पर कुछ रखा हुआ है, नमक का डब्बा रखा हुआ है या कोई किताब रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, चौक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, हम इसको ब्लॉक बोल देते हैं, ये जो ब्लॉक है ये इस एक्सिस के, टर्न टेबल के एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है। और ये टर्न टेबल को हम क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और तब ये अगर रेस्ट में, फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो ये भी घूमना शुरू करेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो रेडियस, जिस रेडियस में ये घूम रहा है, ये रेडियस लेट इट बी आर है, ठीक है। तब अगर ग्राउंड से देखा जाए तो हमको क्या दिखेगा? ग्राउंड से ये तो दिखेगा ना कि ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इस पर फोर्स सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो एक ही फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल। और वो फोर्स कितना लग रहा होगा? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर अंदर के डायरेक्शन में। और वो कौन लगा रहा होगा? फ्रिक्शन ही लगा रहा होगा, एक ही फ्रिक्शन ही दिख रहा है कि लग सकता है, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर फ्रिक्शन अंदर के डायरेक्शन में लग रहा होगा ग्राउंड के फ्रेम से। अब मान लो हम एक कोई ऐसा फ्रेम चूज किया जिसका ऑरिजिन यहाँ है, वाई एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस कुछ इधर, जेड एक्सिस कुछ बाहर रहा होगा, ठीक है। और अब अगर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम देखें, और ये फ्रेम जो ये टर्न टेबल पर फिक्स्ड है, सेंटर पर फिक्स्ड है, यानी कि टर्न टेबल के साथ फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो हमको क्या दिखेगा? क्या इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा? सिंपली ऐसा समझो कि हम लोग टर्न टेबल के सेंटर पर बैठ गए, तो क्या होगा? टर्न टेबल टूट जाएगा, बेटा बहुत मार मारेंगे, टर्न टेबल टूटे उठेगा नहीं। मान लो कि बैठ गए, ठीक है, कोई चीटिया बैठा हुआ है, ठीक है, वो देख रहा है टर्न टेबल भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है उसके साथ साथ, तो उसको ब्लॉक जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, ठीक है। तो ब्लॉक अगर रेस्ट में दिखेगा, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है ये केवल सफिशिएंट नहीं है इसके डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखेगा नहीं हमको, ठीक है। तो मतलब कि ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अब इसमें हमको फ्रिक्शन के अलावा एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो हम लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, लेकिन वो रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात किया जाए तो बॉडी जो है वो अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है, ठीक है, और रोटेटिंग फ्रेम जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो उसके डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉडी के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस फ्रेम से, जो फ्रेम इसके सेंटर पर फिक्स्ड है, ठीक है, उसके लिए हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा जो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। आर जहां पर क्या है? ऑरिजिन से डिस्टेंस है पार्टिकल का, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म का बात किया जाए तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एम ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है देखो समझाते हैं। अगर ओमेगा क्रॉस आर बोला जाए तो ओमेगा क्रॉस आर पार्टिकल का यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर आर, ये वाला आर नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है ओमेगा क्रॉस आर, ये अंदर के साइड हो गया, वेलोसिटी ही तो है ये, ठीक है। तो अंदर के साइड हो गया और फिर उसको ओमेगा के साथ क्रॉस कर दिया, तो एक वेक्टर अंदर के साइड और ओमेगा है ऊपर, तो उस इस वेक्टर को अगर ओमेगा के साथ क्रॉस कर दिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया? देखो उधर रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है ना, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इससे डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स आएगा और मैग्नीट्यूड वही आएगा।
ओमेगा क्रॉस आर जो है वो ओमेगा के परपेंडिकुलर है और ओमेगा जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये एक तो हो गया अपना एक स्यूडो फोर्स दिख रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसी में मान लो कि फ्रेम जो है, जो फ्रेम था अपने पास उसका मतलब टर्न टेबल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ उसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना अल्फा है। तो ग्राउंड फ्रेम से हमको क्या दिखेगा, इस पर एक फ्रिक्शन का अंदर वाला कंपोनेंट दिखेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एक फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी तो दिखेगा अंदर के साइड, ये दिखने में नहीं लग रहा लेकिन अंदर के साइड है। ठीक है, वो फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, जो कि कितना होगा अल्फा इंटू आर। तो एम आर अल्फा ये टेंजेंशियल फोर्स दिखेगा, फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर अल्फा है तो। ठीक है, तो यहां पर ये दो फोर्स लग रहा है ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर हम इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में आ जाए जिसका सेंटर कहां है, फिर से टर्न टेबल के सेंटर पर फिक्स्ड है, जिसका ऑरिजिन टर्न टेबल के सेंटर पर फिक्स्ड है। ठीक है, अगर उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तब अपने को क्या दिखेगा कि इस पर ये फोर्स और ये फोर्स तो बैलेंस कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा, इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, बट इसको खाने वाला तो कोई नहीं है। अगर इसको खाने वाला कोई नहीं है तो अभी तो इसके रेस्पेक्ट में फिर से ये तो रेस्ट में ही दिखेगा क्योंकि उसी के साथ रोटेट करा, ओमेगा अल्फा उसका भी उतना ही है। तो अब अगर उसको खाने वाला कोई नहीं है मतलब कि अपने को एक स्यूडो फोर्स फिर से लगाना पड़ेगा। उसका वैल्यू कितना होगा, नीचे के साइड मतलब नीचे मतलब बाहर के साइड, बाहर के साइड एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे जिसका वैल्यू एम आर अल्फा ही होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूलर्स फोर्स। ठीक है, और यूलर फोर्स जो है ये क्या होता है, अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन कुछ है तब हमको यूलर फोर्स भी लगाना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ। ठीक है, जो यूलर फोर्स कितना होगा, एम आर अल्फा अलोंग टेंजेंट होगा। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो फ्रेम का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, अगर यूलर फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एम इंटू आर क्रॉस अल्फा। ठीक है, आर क्रॉस अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, देखो आर वेक्टर इधर, अल्फा है ऊपर, तो आर क्रॉस अल्फा किधर हो जाएगा, पीछे के साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर के साइड। तो यूलर फोर्स का डायरेक्शन आर क्रॉस अल्फा के लॉन्ग होगा, और इसका जो फोर्स अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो वो एम इंटू आर क्रॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रेम के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग का एक नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, कौन सा, एक नेसेसरी स्यूडो फोर्स बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और अगर साथ ही साथ एक एंगुलर एक्सेलरेशन है तब अपने पास कौन सा फोर्स, एक और यूलर फोर्स। ठीक है, अब अगर मान लो कि टेबल जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और फिर से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है टेबल। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस टेबल है, तो अगर फ्रिक्शनलेस टेबल है तो क्या ये ब्लॉक कहीं जाने का टेंडेंसी होगा, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा तो कहीं नहीं जाएगा, ये ब्लॉक के कहीं जाने का टेंडेंसी नहीं होगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, और अगर ये वहीं का वहीं रहेगा तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है अपने को रेस्ट, एट रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, और अगर ये ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में दिख रहा है मतलब अगर हम कोई यहीं पर फ्रेम ले लें, वही वाला फ्रेम जो सेंटर पर फिक्स है और टर्न टेबल के साथ घूम रहा है, तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमको ये ब्लॉक जो है ये पीछे के साइड, इधर साइड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये अगर एंगुलर वेलोसिटी इधर साइड ओमेगा से घूमता हुआ दिखेगा ये। ठीक है, और जिधर टर्न टेबल घूम रहा है उसका उल्टा ये दिखेगा उस फ्रेम से कि उसका उल्टा घूम रहा है। सोचो ऐसा, रेस्ट में ये और ये घूम रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिखेगा कि ऐसा उल्टा घूम रहा है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है, ये अगर उल्टा घूम रहा है और फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो अपने को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में तो कोई फोर्स नहीं है, एक स्यूडो फोर्स हमको दिख रहा है कि फ्रेम का चूंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एक स्यूडो फोर्स अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा है एफसी, जिसका वैल्यू कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन वो स्यूडो फोर्स किधर है, बाहर के साइड है, लेकिन चूंकि ये फ्रेम के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इस पर एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, और वो कितना लगना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर अंदर के डायरेक्शन में, तब ना हमको दिखा कि हाँ ये ओमेगा से घूम रहा है। नहीं तो ऐसे तो कैसे, अगर केवल यही वाला फोर्स रहेगा तो क्या ये ओमेगा से घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। ठीक है, मतलब इस
इसका एक एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर जो है उसको लाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए नेट एम ओमेगा स्क्वायर आर, और चूंकि एक बाहर में एम ओमेगा स्क्वायर आर था तो उसके साथ साथ हमको एक 2 एम ओमेगा स्क्वायर आर अंदर लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जो है वो अंदर के साइड आए और कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर है। और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अगर बॉडी जो है वो रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में, देखो पहले वाले दोनों केस में क्या था, रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में बॉडी क्या था, रेस्ट में था, ठीक है। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में, जैसे यहां पर दिख रहा है ना, फ्रेम भी रोटेट कर रहा है और बॉडी उसके रेस्पेक्ट में पीछे के साइड ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ भी मोशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो अगर मोशन में है तो सेंट्रीफ्यूगल और यूलर फोर्स के साथ साथ हमको कोरियोलिस फोर्स भी लगाना पड़ेगा उसके डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे 2m वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो बॉडी का वेलोसिटी है क्रॉस ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो बॉडी का फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यहां पर कितना था, तो बॉडी का फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बाहर के साइड था, कितना था, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, डायरेक्शन बाहर है, ठीक। तो ओमेगा इंटू आर बाहर था और क्रॉस ओमेगा, ओमेगा इंटू आर बाहर और क्रॉस ओमेगा, तो ये देखो किधर आ जाएगा, अंदर के साइड आ जाएगा, अंदर के साइड। तो कोरियोलिस फोर्स जो है ये अंदर के साइड होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2m ओमेगा इंटू आर क्रॉस ओमेगा, तो ओमेगा इंटू आर क्रॉस ओमेगा, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो 2m ओमेगा स्क्वायर आर किधर, अंदर के साइड। और अब दिख रहा होगा कि नेट फोर्स जो है वो किधर है, अंदर के साइड है, कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर, जिसके चलते इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब जरा एक एक्सप्लेन करने का कोशिश करो, जैसे स्यूडो फोर्सेस जो है अपने पास वो क्या होता है, समराइज करने के लिए अगर देखा जाए तो स्यूडो फोर्सेस जो है अगर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को 3 स्यूडो फोर्स है, जो कौन कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल, यूलर और कोरियोलिस, ठीक है। और अगर पार्टिकल जो है वो फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स उस केस में 0 हो जाएगा, तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अगर फ्रेम के पास कोई पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है और साथ ही साथ फ्रेम के पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है तो अपना यूलर फोर्स भी 0 हो जाएगा। और उस केस में केवल और केवल अपने को कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, रोटेटरी स्यूडो फोर्स के नाम पर केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही कहानी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। कहानी को समझो, अगर पार्टिकल जो है वो फ्रेम जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और पार्टिकल उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो कौन सा फोर्स, केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अगर फ्रेम के पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ यूलर फोर्स, और अगर उसके साथ साथ पार्टिकल जो है वो फ्रेम के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो उसके साथ साथ एक और फोर्स, कौन सा फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब जरा एक अपने से एक्सप्लेन करने का कोशिश करो, मान लो कि यही अपने पास वही ब्लॉक है, ठीक है, ये टर्न टेबल है, टर्न टेबल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमने का कोशिश कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, मतलब कोशिश क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो अपने को ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा, इस पर एक फ्रिक्शन दिखेगा अंदर के साइड, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन तो दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं जिसका ऑरिजिन इसका सेंटर पर नहीं है, थोड़ा सा उधर शिफ्टेड है, देखो ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स वाई और जेड जो है वो अपना बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका ऑरिजिन जो है वो इसके सेंटर और पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग पर ही है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो है वो यहां पर दिख रहा होगा कि आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। अब देखो बॉडी जो है वो तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्रेम जो है वो तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूम रहा है, कैसे समझ रहे हैं हम लोग ये, देखो फ्रेम जो है वो ऐसा है, अब जब ये टर्न टेबल एक राउंड मारेगा तो इसका एक्स एक्सिस पर फोकस करो, एक्स एक्सिस भी ऐसा घूम करके पूरा का पूरा एक राउंड मार चुका होगा, मतलब जितना इस टर्न टेबल का एंगुलर वेलोसिटी उतना ही इस फ्रेम का भी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा, ठीक है। और इसके ओरिजिन से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता था,
एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पे ओमेगा क्या होता था, फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यहां पर टर्न टेबल के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस होता था वो ऑरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शन के साथ साथ अगर इस फ्रेम से देखना हो तो हमको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें यूलर फोर्स तो नहीं जाएगा क्योंकि ओमेगा को हम लोग कांस्टेंट माने, कोरियोलिस फोर्स भी नहीं जाएगा क्योंकि पार्टिकल जो है जब ये यहां जाएगा तो एक्स एक्सिस इधर, पार्टिकल यहां पर, तो पार्टिकल जो फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। तो अब कौन सा फोर्स है, और कोई फोर्स तो छूट रहा है ना। सोचो इसको कि अभी तो देखो, अगर ये पार्टिकल रेस्ट में तो नेट इनवर्ड फोर्स नेट आउटवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए था, जो कि यहां पर तो नहीं दिख रहा है। तो कुछ तो छूट रहा है, क्या छूट रहा है, चाहो तो पॉज करके सोचो, उस पर स्ट्रेस डालो दिमाग पर, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो छूट क्या रहा है, तो इसके ऑरिजिन का एक एक्सेलरेशन है ना, इसका ऑरिजिन भी एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी इसके ऑरिजिन का केवल देखा जाए तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा है, तो इसके ऑरिजिन का भी एक एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। और हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़े थे कि अगर फ्रेम के ऑरिजिन का कुछ एक्सेलरेशन हो तो हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ये रोटेटरी स्यूडो फोर्स के अलावा वो ट्रांसलेटरी स्यूडो फोर्स जो था, जो क्या था, माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑरिजिन, ठीक। तो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर स्मॉल आर, तो माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बाहर के साइड एम ओमेगा स्क्वायर आर एक और स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये कौन सा स्यूडो फोर्स है, ट्रांसलेटरी स्यूडो फोर्स है, ठीक है। और अब देखो नेट इनवर्ड फोर्स और नेट आउटवर्ड फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या, कहानी समझ में आ रहा है कि जो रोटेशन वाला स्यूडो फोर्स था उसके साथ साथ ट्रांसलेशन वाले स्यूडो फोर्स को नहीं भूलना है, इन्हें कि उसको भूल जाना है, ठीक है। अगर उसको भूल जाओगे तो ये कहानी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायनामिक्स और स्यूडो फोर्स का कहानी जो है, जो हम लोग समझे उसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब मान लो कि पार्टिकल जो है वो किसी ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा होगा, ठीक है। मान लो कि ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, इस पर पार्टिकल जा रहा है। अब इस ट्रेजेक्ट्री का किसी भी पॉइंट पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, देखो ट्रेजेक्ट्री जो हम लोग देखेंगे तो इसका कोई भी पोर्शन जो है वो एक सर्कल का पार्ट दिखेगा, एक सर्कल का पार्ट दिखेगा। और इस सर्कल का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, मतलब इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अगर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर ये पता है और ये पॉइंट तो अपने को पता रहेगा ही कि x, y क्या पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैथ्स में पढ़ोगे फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। चाहो तो इसको रट सकते हो, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन में हो सकता है काम आए, पूरे सेशन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास एफ डैश एक्स तो हम लोग निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे फिर एक्स का वैल्यू रख देंगे उसमें, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग सारा वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर अगर मान लो अपने को वेलोसिटी पता है, मान लो वेलोसिटी पता है v, ये स्पीड बोल दे रहे हैं, ठीक है, स्पीड पता है मान लो v, और एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो है वो अपने को पता है, लेट इट बी a, ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन है। तब एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसी भी सर्कुलर मोशन में, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक उसके परपेंडिकुलर जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं ना, इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, ये AC बोल देते हैं इसको,
ठीक है, ये टुवर्ड्स सेंटर होगा, ये सर्कल जो है इसके सेंटर के तरफ होगा सी, ठीक है। और अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिए तो अपने को पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर ओवर r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से क्या दिखेगा अपने को, v स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता हो तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी दे देगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी खास पॉइंट पर निकालिए, ठीक है। तो किसी खास पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो या तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पता ही होता है अपने को, ठीक है। तो उसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब अगर अपने पास सर्कुलर टर्निंग्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड्स का बात किया जाए, जैसे मान लो कि कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड है, ठीक है। इस पर मान लो कि ये कार जा रहा है, ऐसा गोल गोल घूमने वाला है, ठीक है। विथ सर्टेन स्पीड v ये कार जा रहा है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर टर्न है, ऐसा रोड का टर्न है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टर्न है एकदम सपाट, और टर्न का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो अपने पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन दे रहा होगा। और अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से देखें, जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर पर बैठ करके और उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें जितने एंगुलर वेलोसिटी से ये कार घूम रहा होगा, मतलब उतने ही एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बाई r हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो हमको एक फ्रिक्शन तो लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर, वो तो हमको दिख रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को mv स्क्वायर बाई r, m ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा क्या है v बाई r, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाई r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। और अब ये कार जो है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। और अब अगर कार को स्किड नहीं करना है तो क्या होगा, कार को अगर स्किड नहीं करना है तो अपने को दिखेगा कि ये जो फोर्स है ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये फोर्स इससे बड़ा हो गया तो कार स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो कार को स्किड नहीं करने के लिए फ्रिक्शन का एक औकात है, और वो औकात कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जितना है, म्यू इंटू mg जितना है। तो फ्रिक्शन अपने औकात से कम रहे, अगर उससे ज्यादा बढ़ने का फ्रिक्शन का डिमांड आएगा तो नहीं बढ़ सकता उससे ज्यादा, तो उसके बाद कार क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन जो कि mv स्क्वायर बाई r के इक्वल है वो छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू mg से। तो यहां से वेलोसिटी जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू इंटू r इंटू जी से, ठीक है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी का एक लिमिट है, एक कैप है उस पर, उससे ज्यादा वेलोसिटी से हम किसी टर्न पर, सर्कुलर टर्न पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना, जब भी कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक भी ड्राइव कर रहे हो, साइकिल ड्राइव कर रहे हो, साइकिल में तो खैर वैसा कोई दिक्कत आएगा नहीं, बाइक या कार के साथ बोला जाता है कि टर्न पर स्पीड थोड़ा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि स्किड करने का चांसेस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इसका एक लिमिट है, वेलोसिटी जो ये इससे छोटा या बराबर, यानी कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी इसका मैक्सिमम लिमिट है उस। और जब रोड जो है वो थोड़ा भींगा रहे, बारिश के मौसम में बोला जाता है कि और थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उस केस में म्यू भी जो है रबड़ और रोड के बीच का वो थोड़ा और कम हो जाता है। तो बारिश के मौसम में इसलिए बोला जाता है कि एकदम स्लोली स्लोली चलाइए, क्योंकि म्यू कम हो गया और ब्रेक पैड्स और ब्रेक के बीच में भी फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है। तो गाड़ी रोकने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए सारा जगह फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको फिजिक्स नहीं आता उसको ये सब चीज पता नहीं होता, पता सब चीज होता है। एक बार गिरोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्लो जाना है, बारिश होगा तो, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक मैक्सिमम लिमिट है, और उस मैक्सिमम लिमिट को अपने को अगर इंक्रीज करना है तो देखोगे, अगर एनएच उनएच पर जाओगे ना तो देखोगे रोड जब टर्न होता है तो रोड जिधर साइड, मान लो ऐसे इधर साइड टर्न हो रहा है रोड, तो इधर वाला पोर्शन थोड़ा नीचे रहता है और इधर वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर रहता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स।
रोड जो है वो कुछ एंगल पर ऐसे बैंक्ड रहता है और बैंक्ड रोड ऐसे टर्न हो रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, तो ये रोड जो है ये ऐसे बैंक्ड है कुछ एंगल थीटा पर, और ये रोड इधर घूमने वाला है, ठीक है। ये दिख जाएगा, हाईवे पर जाओगे तो ये चीज दिखेगा कि हाँ बैंकिंग है। नॉर्मल सिटी के रोड्स में उतना क्लियर नहीं भी दिखेगा, लेकिन हाईवे पर ये एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी बहुत तेज स्पीड में टर्न करने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। बहुत तेज स्पीड में उसको टर्न नहीं दिखागा, तो उस केस में फ्रिक्शन कम ना पड़ जाए, तो उसके लिए रोड को क्या किया जाता है, बैंक कर दिया जाता है। क्यों बैंक करने से क्या फायदा हुआ, देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अब कुछ एंगल पर हो गया, और इसका कुछ कंपोनेंट जो है वो भी अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। और चूंकि नॉर्मल रिएक्शन का कुछ कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो इसका जो लिमिटिंग स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड था, वो इंक्रीज हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा स्पीड से ये टर्न को नेगोशिएट कर पाएगा, ठीक है। तो अब कार को स्किड अगर नहीं करना है तो देखो इस पर फोर्सेस क्या क्या लगेगा, सबसे पहले उसका बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन mv²/r, अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं देख रहे, जो घूमता हुआ फ्रेम है उसी से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो mv²/r, और साथ ही साथ चूंकि हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो कार के बाहर फेंकाने का टेंडेंसी होगा, मैक्सिमम स्पीड में क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लग के रोकना चाहेगा, इधर नीचे के साइड, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर नीचे के साइड अलोंग द सरफेस लग के रोकना चाहेगा उसको, ठीक है। तो अब देखो फ्रिक्शन का एक औकात है, और फ्रिक्शन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन हो सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग इधर x एक्सिस मान ले, इधर y एक्सिस मान ले, अलोंग द इंक्लाइन x और परपेंडिकुलर उसके y, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो mv²/r का इधर x वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mv²/r cos थीटा, और mg का x वाला कंपोनेंट इधर साइड आएगा mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ये अपने से वेक्टर डायग्राम बना करके देखो, लिख करके देखो, तो mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो mg का cos थीटा mv²/r का sin थीटा, और दोनों ऐड होगा, ठीक है। तो म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv²/r sin थीटा। अब यहां से देखो वेलोसिटी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे और बाकी टर्म को अलग साइड लेके चल जाएंगे, और वेलोसिटी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आएगा लेस देन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नहीं हो रहा है सॉल्व, चलो देखो दिखा देते हैं। देखो mv²/r cos थीटा, और उधर से ये mv²/r वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा mv²/r इंटू cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और अब यहां से v जो है वो दिख रहा है लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट, m से m तो मर गया, तो अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। और देखो ऊपर नीचे अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। और अगर हम लोग म्यू को टैन फाई बोल दें, तो लेट म्यू इक्वल्स टू टैन फाई, जो कि यहां पर भी लिखे हम, म्यू को अगर हम लोग टैन फाई बोल दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी जो आ जाएगा वो लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस टैन फाई अपॉन 1 माइनस टैन फाई टैन थीटा। तो ये दिखेगा टैन ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ये टैन थीटा प्लस फाई दिख जाएगा।
तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। तो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो tan थीटा प्लस फाइव इंटू आर जी हो सकता है। और ये देखो ये म्यू आर जी से तो बड़ा ही ना है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों म्यू आर जी से बड़ा? ठीक है, ये tan फाइव जो वही म्यू था और इसमें थीटा प्लस फाइव हो गया। थीटा मान लो 30 डिग्री है और फाइव मान लो कि 45 डिग्री है, तो tan थीटा का वैल्यू तो इंक्रीज ही ना कर गया, ये ओवरऑल तो बड़ा हो गया। तो वेलोसिटी जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बढ़ गया, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड से मेरा टर्न को नेगोशिएट करना थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, और टर्न को नेगोशिएट करना आसान मतलब फास्ट स्पीड पे टर्न को नेगोशिएट कर पाए, उसके लिए हम लोग म्यू को भी बढ़ा सकते हैं, कार और रोड के बीच के फ्रिक्शन को। इसलिए रेसिंग कार्स जो देखोगे उसमें जो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच का, उसका टायर स्पेशली डिजाइन होता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो 1.5 1.6 तक जाता है और नॉर्मल टायर्स और रोड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 के आसपास रहता है। ठीक है, तो म्यू को बढ़ा सकते हैं। टर्न जो उन लोग का देखोगे उसका रेडियस भी बहुत बड़ा रहता है, तो रेडियस बढ़ा देने से भी क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ज्यादा स्पीड पर टर्न कर सकता है। ठीक है, और भी फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग रोटेशन में बात करेंगे कि कार का हाइट जो है वो भी कम रहेगा तो टर्न नेगोशिएट करना आसान होता है। क्यों आसान होता है वो हम लोग बात करेंगे रोटेशन में, कि कार पलट जाता है अगर हाइट ज्यादा रहेगा। जैसे देखोगे ट्रक के पलटने का चांस बहुत ज्यादा होता है, कार को पलटता है वो बहुत कम सुनोगे, लेकिन ट्रक देखो भद भद गिरते रहता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसका हाइट ज्यादा होता है। और ये सारा कहानी हम लोग रोटेशन में सीखेंगे कि क्यों पलट जाता है, हाइट ज्यादा होने से क्यों पलटने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी में मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो जनरली ऐसा डिजाइन किया जाता है कि गाड़ी उस पर रुक के भी खड़ा रह सके। ठीक है, बट मान लो बहुत हाई स्पीड टर्न करना है हमको। ठीक है, बहुत हाई स्पीड टर्न, जैसे मौत का कुआं देखे होगे। ठीक है, मौत का कुआं में क्या होता है, बहुत ज्यादा एंगल रहता है। क्या उस एंगल पर मोटरसाइकिल वाला ऐसा खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता, उसको चलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, कुछ एक मिनिमम वेलोसिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा जो है वो ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि थीटा जो फाइव से बड़ा है, मतलब अगर कार रुक के रहने का कोशिश किया तो नीचे स्लिप कर जाएगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक मिनिमम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा कार को ताकि वो स्लिप ना करे। ठीक है, तो उसके लिए अब मिनिमम वेलोसिटी से जब चल रहा है तो फ्रिक्शन भी रोकने का कोशिश करेगा ना, उससे कम होगा तो नीचे स्किड कर रहा है, तो नीचे अगर आएगा तो फ्रिक्शन किधर लग के रोकने का कोशिश करेगा, ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर के साइड लग रहा होगा, बस वही फर्क है। फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम स्पीड का बात करेंगे तो फ्रिक्शन नीचे, और मिनिमम स्पीड का बात करेंगे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, अब फिर से फ्रिक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग फ्रिक्शन है एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम जी और नॉर्मल रिएक्शन, यही सारा फोर्सेज है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन करेंगे, फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी जो है यहां पर देखो tan थीटा माइनस म्यू आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 1 प्लस म्यू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो दिखेगा ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा माइनस फाइव इंटू आर जी, जो वहां पर थीटा प्लस फाइव था यहाँ पर थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, और फाइव फिर से क्या है, tan फाइव जो है वो म्यू है, फाइव जो है tan इनवर्स म्यू के बराबर है। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं कि अगर फाइव लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू फाइव हो गया, थीटा अगर फाइव से छोटा हो गया तो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है। थीटा इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा तो देखो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, मतलब अगर थीटा उससे छोटा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, टेंडिंग वेलोसिटी जो वो जीरो वेलोसिटी से भी कार वहां पे खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर उससे बड़ा हो गया तो क्या होगा, जीरो वेलोसिटी से कार वहां पर खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ब्लॉक वाला कहानी है जो हम लोग एनएलएम में सीखे कि फ्रिक्शन में जो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एंगल बढ़ाते गए एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा नीचे, और वो एंगल कितना था, वही तो याद करो, सेम कहानी है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी का एक मिनिमम वैल्यू है, उससे बड़ा या बराबर होगा तभी कार नीचे स्किड नहीं करेगा। ठीक है, अब कभी कभी बोल देता है कि कार का जो है वियरिंग ऑफ टायर्स कम होना चाहिए, या अगर फ्रिक्शनलेस रोड है उसके लिए हम बैंकिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन को यूज अगर नहीं करना है हमको, मान लो कि इतना बैंकिंग कर दे कि फ्रिक्शन यूज ही ना हो उतने वेलोसिटी के टर्न पे, हमको पता है कि इस टर्न को 50 किलोमीटर पर आवर से कम पे कोई नेगोशिएट ही नहीं करता, तो हम 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी के लिए ही बैंकिंग करें कि उस पर फ्रिक्शन यूज ही ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो
तो उसके लिए बैंकिंग का एंगल अगर निकालना है कि कितने एंगल पर बैंक करें, फ्रिक्शन अगर यूज नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन अगर यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग म्यू को 0 रख सकते हैं, और म्यू को 0 फ्रिक्शनलेस मान लो या फ्रिक्शन यूज नहीं हो रहा, दोनों सेम कहानी, ठीक है। और अगर म्यू 0 है यानी कि फाई जो है वो क्या है 0 है, tan फाई को ही तो म्यू बोल रहे थे, और म्यू 0 है तो फाई भी क्या है 0 है। तो यहां पर देखो फाई अगर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो क्या होना चाहिए, tan थीटा इंटू आर जी, ठीक है। और tan थीटा इंटू आर जी से बड़ा होना चाहिए, और पीछे वाले में देखे थे हम लोग tan थीटा इंटू आर जी से छोटा या बराबर भी होना चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू है वेलोसिटी का, कितना, अंडर रूट tan थीटा इंटू आर जी। उतने वेलोसिटी के लिए वो टर्न डिजाइंड है ताकि उसमें फ्रिक्शन यूज ना हो। और अगर वेलोसिटी रख दे, रेडियस रख दे, ग्रेविटी रख दे, तो अपने पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वहां से थीटा का वैल्यू भी पूछ सकता है, या फिर ऐसा बोल दे कि थीटा दे दे और पूछे कि कितने वेलोसिटी से गाड़ी इस पर जाए ताकि फ्रिक्शन यूज ना हो, तो वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं, tan थीटा इंटू आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, फ्रिक्शन यूज नहीं होगा तो म्यू इक्वल्स टू 0 यानी कि फाई इक्वल्स टू 0। ये कहानी है पूरा का पूरा अपना बैंकिंग ऑफ रोड्स का, और बैंकिंग क्यों करते हैं वो तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, जितना हम लोग देख लिए उतना सफिशिएंट है सर्कुलर मोशन के थ्योरी पार्ट के लिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है तो बताएं, यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, वहां जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर थ्योरी में और ज़्यादा कहीं दिक्कत रह जा रहा है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स करना है, पूरा बुक चाहिए, फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में जानना है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना मैथ्स और केमिस्ट्री का भी वेबसाइट है, रेस्पेक्टिव mathematicsbuddy.in और chemistry buddy.in, और इनका यूट्यूब चैनल्स भी है, तो वहां जाकर के केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी सीख सकते हो। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दो, लगता है किसी दोस्त यार को इससे हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो, और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।